नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम झा और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक क्लास 12 के अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतरीन है। अलजेब्रिक टॉपिक है। पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक टॉपिक क्लास 12 के अकॉर्डिंग दो चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर है मैट्रिक्स और दूसरा चैप्टर है आपका डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स के बिना आप डिटरमिनेंट नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट देता है और उसी का एडवांस रूप हम लोग डिटरमिनेंट में पढ़ते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मैट्रिक्स के बारे में, जिसको अगर तुम आरडी शर्मा वगैरह देखोगे तो लिखा जाता है मैट्रिसेस ना, तो आप भी हो, दोनों बात सेम ही है। मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन है और बेहतरीन तरीकों से आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स कैसे बनता है, क्यों इसी तरह से बनता है, कुछ कहानी के माध्यम से भी पता लग जाता है कि मैट्रिक्स ऐसा क्यों बनता है ना। तो बात समझिएगा। मानिए मैट्रिक्स में अगर मेरे पास 4 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है और वो एलिमेंट इस प्रकार से है। मानिए एक एलिमेंट मेरे पास राम है, दूसरा मेरे पास सीता है, तीसरा मेरे पास रामू है और चौथा मेरे पास है सोनू, है ना। मेरे पास 4 पार्ट है और मुझे ना ये चारों आदमी को अगर देखा जाए तो सेम स्पेस में, अलग अलग स्पेस में मुझे इसको भोज खिलाना है। क्या खिलाना है बाबू? भोज खिलाना है। अगर इसको भोज खिलाने की ओर लेके चले ना, तो हम सोच सकते हैं कि कितने फॉर्मेट में हम भोज खिला सकते हैं। पहले तो भोज कैसे खिलाया जाता है ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो भोज वगैरह खिलाने में क्या होता है कि एक सेपरेट फॉर्मेट में हम लोग भोज खिलाते हैं, है ना। जैसे कोई ऐसे भोज खिलाते हैं, यहाँ पे लोग ऐसे बैठे हुए रहते हैं, एक इधर बैठा हुआ रहता है ना, ऐसे सेपरेट में लोग भोज खाता है। इधर लोग बैठे रहते हैं ऐसे, इधर भी लोग बैठे रहते हैं, सेम डिस्टेंस में बैठे रहते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो अगर कोई आदमी के पास इधर भी घर हो और इधर भी घर हो ना, तो वो लोग कैसे खिला सकते हैं? वो ऐसे खिलाएंगे, ऐसे ऐसे यूं बैठा के खिला सकते हैं ना, आगे में पत्ता होता देके ऐसे, भाई तुम भोज खा ले, है ना। अगर मानिए किसी के पास ऐसा स्पेस हो, इधर घर इधर भी घर हो, तो वो कैसे भोज खिलाएगा? वो तो ऐसे खिलाएगा ना, वो तो ऐसे खिलाएगा ना। अब मानिए कि जिसके पास चारों फॉर्मेट में घर हो, इधर भी घर हो, इधर भी घर हो, इधर भी घर हो, इधर भी घर हो, तो वो बीच में ही खिलाएंगे हम ना। तो वो बीच में कैसे खिलाएगा? ऐसे 2 ऊपर बैठा देगा, 2 नीचे बैठा देगा, भोज खिलाना इस तरह से शुरू करेगा। लेकिन फॉर्मेट देखे ना तो भोज खाने में रूल होता है कि एक आदमी के सामने दूसरा आदमी बैठता है ना, एकदम पैरेलल बैठता है और इसके बीच का डिस्टेंस कुछ होता है, जो इसके बीच का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं ना। देखा जाता है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स एलिजिबल है। नहीं तो मैट्रिक्स बहुत एलिजिबल है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, नहीं तो एलिजिबल नहीं होगा। अब मानिए मेरे पास राम, सीता, रामू और सोनू, इतने आदमी और इसको मुझे भोज खिलाना है। मैं कितने तरीकों से खिला सकता हूं, तो देखिएगा ध्यान से। एक पहला तरीका एक ऐसा हो सकता है, एक पहला तरीका कि हम क्या करेंगे, राम को यहां बैठाएंगे, फिर बगल में सीता बैठाएंगे, फिर रामू और लास्ट में बैठाएंगे सोनू को। यहां पे सोनू को बैठा दिए, ऐसे बैठा के, और इसको अगर हम इस तरह से सेपरेट कर दें ना, क्लोज ब्रैकेट से जब हम सेपरेट कर देते हैं, तो ये बन गया मेरा मैट्रिक्स। क्या बन गया? मेरा मैट्रिक्स बन गया। इसमें याद रखिएगा कि ये जो अंदर का जो एलिमेंट है, राम, सीता, रामू, सोनू, ये सबका सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे वैलिड नहीं है। मतलब राम को इधर बैठा दे, सीता को इधर बैठा दे, उससे मतलब नहीं है। मुझे फॉर्मेट समझ में आएगा कि एक ऐसा बन सकता है। क्या और भी बन सकता है? तो देखेंगे तो और भी बन सकता है। दूसरा देखिए तो क्या ऐसा भी तो बन सकता है ना, एक ऊपर राम ऐसे बैठा है, फिर यहां पर सीता बैठा है, फिर रामू बैठा है और लास्ट में बैठा है सोनू को। क्या ऐसा भी तो बन सकता है ना? देखिए तो एक फॉर्मेट ऐसा बनेगा, दूसरा ऐसा बन सकता है, जिसमें क्या दिख रहा है मुझे कि इस प्रकार से हम बैठाए हैं,
इस प्रकार से भी अरेंजमेंट हो सकता है, ऐसे भी बिठा के हम भोज खिला सकते हैं, है कि नहीं? एक ऐसे खिला सकते हैं, दूसरा इस फॉर्मेट में भी खिला सकते हैं। तीसरा देखिए आप ध्यान से, तीसरा फॉर्मेट बहुत यूजफुल है। एक और भी ऑप्शन हो सकता है इस 4 आदमी को खिलाने का। वो ऑप्शन क्या हो सकता है कि राम को यहां पे बिठा दिए, सीता को यहां पे बिठा दिए, रामू को यहां पर बिठा दिए और सोनू को यहां पर बिठा दिए। देखिए तो ये भी अरेंजमेंट तो संभव है ना, यहाँ पे बिठा इधर पत्ता, इसको यहाँ पे दे दिए, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे दे दिए ना, ऐसे भी फॉर्मेट हो सकता है। तो ये जो फॉर्मेट दिखा मुझे, राम, सोनू, रामू, सीता, ये भी फॉर्मेट मेरा मैट्रिक्स देगा। अब मन में ख्याल आता है कि क्या ऐसा मैट्रिक्स संभव है कि 3 आदमी को ऊपर खिला देंगे, राम, सीता, रामू, और यहां पर डाल देंगे सोनू को। आप ही मुझे बताइए, अगर इस प्रकार से भोज चल रहा है, क्या ये सही लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है ये सही है ना? अगर खाने के लिए देखा जाए तो भोज तो खिला सकते हैं, भोज तो खरा खरी भी लोग खा लेता है ना, लेकिन ये अरेंजमेंट सही नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। और भी ऑप्शन हो सकता है, अगर मानिए किसी के पास 3 आदमी हो, राम, सीता और यहाँ पे आ जाए गोलू, क्या आ जाए गोलू, और यहाँ का अरेंजमेंट खाली हो, फिर भी ये सक्सेस नहीं है, क्योंकि मजा नहीं आएगा, लगेगा नहीं कि भोज चल रहा है ना? ये बहुत जरूरी है ये बात समझना। अब किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं ये भी समझ आना चाहिए, अगर राम यहाँ पे बैठ गया, कहीं मानो उसकी जैसे राम एक सीता है, सीता करीबी आदमी है, कहेगा हम राम के बगल में बैठेंगे, है ना, एक कहेगा गोलू हम यहाँ पे बैठेंगे, है ना, ऐसे बैठ जाएगा। क्या बताइए सीटिंग अरेंजमेंट सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो तो इसके बीच का डिस्टेंस छोटा है और सीता और गोलू के बीच का डिस्टेंस बड़ा है ना? तो ये अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये सही नहीं, भले भोज खा लेगा लेकिन लगेगा नहीं कि भोज चल रहा है। तो ये पहला बात समझ में आना चाहिए। दूसरा बात ये कि किसी मैट्रिक्स में 2 बात होता है। हम लोग बिहारी हैं तो बिहारी में तो कुछ बात समझ में आता है कि जैसे हम लोग भोज होता है तो भोज में कहता है कि पंगत चलता है ना, एक्चुअल में तो वो पंगत नहीं होता है, क्या होता है, पंक्ति होता है ना। तो हल्का तुम फील करना कि मेरे पास अगर इस प्रकार से आदमी हो, तो ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास अगर इस प्रकार से आदमी हो, ऐसे एक मैट्रिक्स मेरे पास है, जो मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में देखा 1 2 3 4 ना, ये तो मैट्रिक्स है, सही चल रहा है, 5 6 7 8 सब एक के नीचे एक है, 9 10 11 12, फिर लिखेंगे 13 14 15 16, है ना। इस तरह से एक मैट्रिक्स मानिए मेरे पास है। पहले तो समझ में ये होना चाहिए कि क्या यह मैट्रिक्स संभव है, तो अंदर से ख्याल लगा कि हाँ ये मैट्रिक्स संभव है। क्यों? क्योंकि ऐसा भोज हम खाते हुए देखे हैं लोगों को ना, लोग ऐसे बैठे हुए, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, ऐसे लोग भोज खाते हैं, है ना। इसलिए थोड़ा बात समझिएगा। अगर देखा जाए तो कोई पूछे कि बताइए इसमें कितने पंगत चल रहा है, तो पंगत का मतलब पंक्ति ना, तो 2 बात याद रखिएगा। अभी एक सेकेंड, पहले इधर देख लीजिए, हम कहेंगे ये पहला पंगत है, उसके बाद ये दूसरा पंगत है, ये तीसरा और ये चौथा। बताइए इसमें कितने पंक्ति हैं? इसमें 4 पंक्ति हैं। और पंक्ति देखा जाए तो ऐसे फॉर्मेट में पंगत चलते रहता है ना। अब मानिए यहां से शुरू किए, मानिए यहां से भोज खिलाना शुरू किए। अब भोज खिलाने के क्रम में अगर हम देखें तो कुछ बात को एनालिसिस यहां से हम कर सकते हैं। वो क्या है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना कि अगर मानिए मेरे पास पूरी हो और आपके पास अगर सब्जी हो, ठीक है, और हम यहां से पूरी 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 करते गए और करते 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 अगर हम 7 नंबर वाले आदमी के पास चले गए, कितने नंबर वाले आदमी के पास? 7 नंबर वाले आदमी के पास चले गए, और ये आदमी को चाहिए सब्जी। क्या चाहिए जी? सब्जी। तो हम इसके पास गए, ये कहता है कि भैया मुझे सब्जी चाहिए। तो हम तुमको बुलाए कि भाई तुम आओ यहाँ पे और तुम इसको सब्जी दो।
ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं, कैसे बुलाएंगे बहुत जोर से, अरे भाई इधर आओ, ऐसे बोलते हैं ना, अरे भाई इधर आओ। जैसे ही तुम देखते हो तो हम तुमको बोलते हैं कि इस पंक्ति में आके सब्जी दे दो, तो तुम क्या करते हो, यहां से शुरू किया, सब्जी 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 सब्जी, जिसको भी सब्जी चाहिए वो सब्जी ले लेता है। ऐसा ही फॉर्मेट होता है ना। लेकिन अगर आप अच्छे से देखें कि हम जिसको बोले अगर तुम उसी को देना चाहो तो कैसे दे सकते हो, तो उसके लिए भी रूल है। उसके लिए रूल क्या है कि यहां से जब तुम सब्जी सब्जी करते आओगे तो यहाँ पे जिसको लेने का मन है वो ले लेगा। ऐसा ही होता है ना गांव देहात में बोझ। लेकिन अगर हम देखें पार्टिकुलर जिसको बोले अगर उसी को सब्जी चाहिए तो कैसे सब्जी देना होगा, वो ध्यान से सुनना। हम कहेंगे दोस्तों कि भाई तुम दूसरा पंक्ति में आओ, दूसरा पंक्ति में आके और तीसरा नंबर वाले को दो, यही बोलेंगे ना, दूसरा पंक्ति का तीसरा नंबर वाले को दो। अगर बाय चांस यहां पर समझ जाइए, अगर मुझे 11 नंबर वाले आदमी को देना हो सब्जी, तो हम क्या बोलेंगे, भाई तुम तीसरा पंक्ति का 1 2 3 तीसरा नंबर वाले आदमी को दे दो। अगर मुझे 12 नंबर वाले को देना हो तो हम बोलेंगे भाई तुम तीसरा पंक्ति का चौथा नंबर वाले आदमी को दे दो। अगर मुझे 14 नंबर वाले आदमी को देना हो तो हम बोलेंगे भाई तुम 1 2 3 4, तुम पहले चौथा पंक्ति जाओ और चौथा पंक्ति का दूसरा नंबर वाले आदमी को दे दो। तो जो हम लोग नंबरिंग कहते हैं, पहला तो ये पंक्ति का मतलब रो, अरे समझे ना, पंक्ति मतलब रो, पंक्ति का इंग्लिश होता है रो। और जो हम लोग नंबरिंग कहते हैं ना, एक्चुअली में वो नंबरिंग नहीं है, वो है आपका स्तंभ। क्या है आपका स्तंभ, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलम। यहां से हम दो बात सीखे। पहला ये कि एक होता है पंक्ति और इस पंक्ति को हम लोग निरूपित करते हैं रो से। किससे करते हैं जी, रो से। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आर। क्या होता है शॉर्ट फॉर्म, आर होता है। और दूसरा आपका होता है स्तंभ। क्या होता है आपका स्तंभ, और इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं जी, कॉलम। और इसको हम लोग सी से निरूपित करते हैं। क्या ये दो बात समझ में आया, एक पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। अब हम लोग नंबरिंग के नहीं कहेंगे, अब कहेंगे स्तंभ। जैसे मुझे ये 10 नंबर वाले आदमी को देना है सब्जी, तो हम 10 वाले नंबर वाले आदमी को कैसे सब्जी देंगे, हम कहेंगे भाई तुम पहले तीसरा पंक्ति में आओ और तीसरा में दूसरा नंबर वाले को दो। अब हम दूसरा नंबर नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे दूसरा पंक्ति को दो, यानी तीसरा रो का सेकेंड कॉलम को दो। बस 10 नंबर वाले को दे देंगे। अगर हम 15 नंबर वाले को देना चाहें, हम कहेंगे भाई तुम चौथा पंक्ति में आओ और तीसरा नंबर वाले को दो। और इसी को मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलेंगे, भाई तुम फोर्थ रो का थर्ड कॉलम वाले को दो ना। देखिए तो फोर्थ रो ना, चौथा कॉलम रो आगे और चौथा में पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम को दो। यहां से कुछ सीखने को मिला, मुझे सीखने को ये मिला, ये जो पहला फॉर्मेट होता है ये होता है मेरा रो फर्स्ट यानी R1। दूसरा जो होता है ये दूसरा होता है R2 सेकेंड रो, ये होता है आपका R3 थर्ड रो, और ये आपका होता है R4 यानी फोर्थ रो चौथा पंक्ति। पता है किसी मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो पंक्ति को R से निरूपित करते हैं और पहला दूसरा तीसरा चौथा न जाने कितने तरीका हो सकता है। इस सब वाले फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं रो, और R1 R2 R3 R4। इसी तरह से ये जो फॉर्मेट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। और ये पहला कॉलम है तो हो जाएगा C1, ये मेरा दूसरा कॉलम है तो हो जाएगा C2, ये मेरा तीसरा कॉलम है तो हो जाएगा C3, और ये मेरा चौथा कॉलम है हो जाएगा C4। क्या ये बात समझ में आया? यहाँ पे बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? अगर हम पूरे सवाल में देखें तो कुछ और भी बात देख सकते हैं। आपसे हम पूछेंगे बताइए पूरे रो की संख्या कितना, तो तुम बोलोगे पूरे रो की संख्या सर 4 है। पूरे कॉलम की संख्या कितना, तो बोलेंगे पूरे कॉलम की संख्या भी 4 है। तो हम लोग जब भी चलेंगे, इस बात को याद रखिएगा नोट में, कि जब भी हम चलेंगे
जब भी हम चलेंगे मैट्रिक्स में तो रो टू कॉलम, इस बात को याद रखना थोड़ा। जब भी हम चलेंगे तो रो टू कॉलम, कभी भी आपको कॉलम टू रो नहीं चलना है। जब भी चलोगे तो रो टू कॉलम ही चलना है आपको, कभी भी कॉलम टू रो नहीं चलना है आपको। तो बताइए रो कितने 4, कॉलम कितने 4। यहां पे लिखेंगे पहले रो 4/4, इसको हम लोग पढ़ते हैं 4/4, क्योंकि इसमें 4 रो है और 4 मेरा कॉलम है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? आगे देखिए, अगर आपके सामने सवाल आ जाए 2 3 4 5 ना, और इसमें कोई पूछ दे कि बताइए ये 5 का स्थान, तो बता सकते हो ये दूसरा पंक्ति का दूसरा कॉलम है, सही है। लेकिन पूछ दे कि बताओ इसका साइज क्या है, इस मैट्रिक्स का साइज क्या होने वाला है, तो तुम बोल सकते हो सर इसमें 2 रो है और 2 मेरा कॉलम है, तो हो जाएगा 2/2। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, अगर आपके सामने आ जाए 1 2 3 4, तो बताइए इसमें कितने रो, तो कहोगे सर इसमें 1 रो है, ऐसे बैठा हुआ है। लेकिन इसमें स्तंभ कितना है, तो स्तंभ मेरे पास 4 है। पंक्ति 1 स्तंभ 4, लिखेंगे 1/4। आगे देखिए कुछ और एग्जांपल, अगर आपके सामने आ जाए 2 3 5 4 6 8 ना, और कोई पूछ दे कि बताइए इसमें कितने रो कितने कॉलम है, तुम बता सकते हो ना। इसमें मेरा 2 रो है, 1 2 3 कॉलम है, तो हो जाएगा 2/3। क्या बात समझ में आया? ये आज का क्लास एक इंट्रो क्लास था मैट्रिक्स का सॉरी। और मैट्रिक्स का इंट्रो जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक आप मैट्रिक्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग कमेंट में उसका आंसर बताइएगा। एक ही क्वेश्चन देंगे, एक क्वेश्चन, और उसका मुझे आंसर चाहिए और वो भी साइज चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसका आप लोग को बताना है कि बताइए इसका साइज क्या होने वाला है, कितना बाई कितना का ये बनने वाला है। जिस भी स्टूडेंट से बन जाए कमेंट में आप इसका आंसर बता दीजिएगा। इस सेशन को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगले के क्लास में आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस के कितने प्रकार होते हैं, और सारे प्रकार को एक एक करके बताएंगे, तोड़ तोड़ के बताएंगे। 100% सारे के सारे स्टूडेंट समझेगा, ठीक है ना। चलिए यहीं पे करते हैं समाप्त।